हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो जीके का एक पूरी की पूरी श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसको एक कदम हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और क्विज भी खेल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है क्विज भी यहाँ पर में कर रहे हो, क्विज यहाँ पर में कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे किसी ने यहाँ पर में पूछा कि चंद्रयान जो है वो कौन सी तारीख को पहुंचा था और कितने बजे। तो 23 अगस्त को 6:04 के ऊपर में उसने लैंड किया था। तो अगर कहीं पे एग्जाम में पूछ रहा है तो और अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तो 23 अगस्त को 6:04 के ऊपर में वो लैंड किया था मून के ऊपर में, भारतीय समय अनुसार। नाउ फ्रेंड्स, जल्दी से आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। और जैसे कि आप लोग यहाँ अपनी योग्यता को निखार रहे हो, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, उसी कड़ी में आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स कि कोट आप लोगों के लिए है आज का। बहुत ही सुंदर सा कोट है। यहाँ पर मैं ये कह रहा है कि जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए, सीखना चाहिए आप लोगों ने। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, एक चीज मेरी ध्यान रखना, हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो कैसे आप अपने नॉलेज बैंक को बढ़ा सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि पढ़ भी नहीं रहे हो तो कैसे और बहुत सारी अलग अलग जो स्किल्स है उसको सीख सकते हो। ठीक है, पढ़ाना सीख सकते हो आप लोग। ठीक है, जो भी जीवन में और आप लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सके, ऐसी स्किल्स आप लोग सीख सकते हो। मैं बोलता हूं कि लड़कों ने भी अगर मान लीजिए कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, जिस दिन कुछ ना हो ना जिंदगी में, मेहंदी लगाना सीख लेना। मजाक में बिल्कुल नहीं कह रहा मैं लिटरली बहुत सीरियसली कह रहा हूं। मेहंदी लगाना सीख लेना, वो लगाकर जो है स्किल्स बढ़ा लेना अपनी। इतना इतना जो है वो छोटे छोटे लेवल के ऊपर में जाके आपको सोचना चाहिए कि स्किल्स बढ़ानी है, योग्यता को बढ़ाना है। ठीक है, जिससे कि आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सको। ठीक है, तो स्किल्स बहुत ज्यादा काम आती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। अगर आप लोगों को जो है बात सही लगी हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। और जिन भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। टेलीग्राम के सारे ग्रुप्स में जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे आज के पहले क्वेश्चन के तरफ में। आप लोगों को बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। आप लोगों को एक चीज और बतानी है, एक नॉलेज जो है आप लोगों को और बढ़ना चाहिए आज, कि ये राउरकेला कहां पर में है, कौन से स्टेट में है। चलो ये भी बताएंगे आप लोग। भिलाई कौन से स्टेट के अंदर में है और दुर्गापुर कौन से स्टेट के अंदर में है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर में फ्रेंड्स कि किस पंचवर्षीय योजना के अंदर में, सेकेंड, सेवेंथ, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर जो है फ्रेंड्स डायरेक्टली आप लोगों का हो जाएगा दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना जो है हमारी 5-5 सालों के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी 1951 से लेकर 56 के बीच में चली, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर में फोकस किया गया था आप लोगों का, एग्रीकल्चर के ऊपर में। जो सेकंड नंबर की थी आप लोगों की वो थी 1956 से लेकर, ठीक है, 61 के बीच में। 1951 से लेकर 61 के बीच में थी और इसमें जो है एग्रीकल्चर के ऊपर में फोकस किया गया था। आप लोगों का इंडस्ट्रीज के ऊपर में, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर में फोकस किया गया था, इंडस्ट्रीज के ऊपर में। ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ओके, तो आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जब इंडस्ट्रीज पर फोकस किया जा रहा था तो राउरकेला कहां पर में आप लोगों का, राउरकेला उड़ीसा के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उड़ीसा के अंदर में है फ्रेंड्स। उसके बाद में भिलाई जो है आप लोगों का छत्तीसगढ़ के अंदर में आप लोगों को मिलेगा और दुर्गापुर जो है आप लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर में है, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो है आप लोगों के 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे जो आप लोग याद रखोगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहां बता दूं कि दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है ये ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था, पश्चिम बंगाल के अंदर में। किसके मदद से बनाया गया था ये भी पूछा जाता है, राउरकेला। ठीक है, तो राउरकेला अकेला पड़ गया था कौन, जर्मनी का हिटलर, तो जर्मनी का हिटलर। ठीक है, भिलाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। रशिया जो है वो देख रहे हो आप लोग, यूक्रेन के साथ में युद्ध लड़ रहा है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तो भिलाई जो है वो आप लोगों का रशिया के साथ में, तो ये भी आप लोग याद रख सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो तुरंत आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए फ्रेंड्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका हैप्पी वाला बर्थडे कौन से तारीख को आता है ये बताओ, क्योंकि उस दिन एक खास दिन मनाया जाता है हमारे भारत के अंदर में। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। लेकिन आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि जो ये इनका जो जन्मदिन होता है, ठीक है, वो कौन से तारीख को आता है और उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है या शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ये आप लोग मेरे को बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ चीज़ें अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बता दूं कि 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अंदर में ये अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटे उम्र के, 35 साल की उम्र थी उस समय उनकी। यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे ये 1923 के दिल्ली सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1940 से लेकर, ठीक है, 1946 तक, 1946 तक कंटिन्यूअसली 6 साल तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है, लगातार 6 साल तक। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि इनका जन्मदिन कौन से तारीख को होता है, तो ये कुछ लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर करना स्टार्ट भी कर दिया है, 11 नवंबर 11 नवंबर 11 नवंबर। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आंसर आप लोगों का होगा 11 नवंबर, 11 नवंबर। अच्छा, कौन सा दिन आता है ये भी मैंने आपसे पूछा था, तो एजुकेशन डे होता है इस दिन, एजुकेशन डे, ठीक है। शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं, शिक्षा दिवस, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, शिक्षा दिवस मनाया जाता है इस दिन, शिक्षा दिवस, ठीक है, इनके जन्मदिन पर। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, चलो मैं आप लोगों से लास्ट में पूछूंगा, ये कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं कि भाई 11 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक लिस्ट है आप लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सुकुमार सेन, ठीक है। सूडान ने हमसे उधार लिया था इनको एक बार। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ओके, तो ये लिस्ट जो है आप लोगों की पूरी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो या फिर आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दी जाएंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन की गति सबसे अधिक है? अब घूर्णन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है, ठीक है, परिक्रमण और घूर्णन में क्या फर्क है? जल्दी जल्दी बताओ। STET में पूछा गया था सुकुमार सेन के बारे में। प्रियंका कुमारी ने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन दिया है कि सुकुमार सेन जी के बारे में जो है STET के अंदर में पूछा गया था, एस्टेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोग जो है किसी के अराउंड घूमते हो, किसी एक चीज के अराउंड में, जैसे पृथ्वी जो है सूरज के अराउंड घूम रही है, इसको रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं। और जब खुद के अराउंड ऐसे गोल गोल रानी इतना पानी आप लोग करते रहते हो ना, खुद के अराउंड जब पृथ्वी अपने अराउंड घूमती है, उसको रोटेशन बोला जाता है, घूर्णन कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में सबसे फास्ट जो घूमता है ना, वो हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वही सबसे ज्यादा फास्ट घूमता है, वो है जुपिटर, बृहस्पति। तो बृहस्पति की जो घूर्णन की गति है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 9 घंटे का करीब जो है समय यहाँ पर में लेता है, 9 से 10 घंटे का समय यहाँ पर में वो, जिसके अंदर में ये अपनी एक जो घूर्णन है वो कंप्लीट कर लेता है। 9 घंटे 55 मिनट का समय इसको टोटल लगता है अपना एक चक्कर लगा लेने में, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट रोटेशन, ठीक है, जो खुद का रोटेशन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर में 9 घंटे 55 मिनट 30 सेकंड के अंदर में खुद का एक चक्कर लगा लेता है, जबकि सबसे बड़ा प्लेनेट है, साइज के मामले में सबसे बड़ा है। तो आप सोचिए कितना फास्ट घूमता होगा वो, कितना फास्ट घूमता होगा। इसी वजह से आप लोग देख सकते हो कि इसके बावजूद भी जो है वो इतना फास्ट बड़ा है, ठीक है, फिर भी इसके बावजूद भी कितना फास्ट घूम ले रहा है वो। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बात करूं हमारी पृथ्वी की, तो आप लोगों को पता है कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, हम लोग जो है लगभग उसको 24 जो घंटे है उसको गिनते हैं, तो इतना समय इसको लगता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी को खुद का एक चक्कर लगाने में। चलिए, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा समय किसको लगता है अपना खुद का एक चक्कर लगाने में, सबसे ज्यादा समय लगता है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों के वीनस को। तो शुक्र ग्रह जो है इसको सबसे ज्यादा समय लगता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, शुक्र ग्रह को सबसे ज्यादा समय लगता है खुद का एक चक्कर लगाने में, 243 डेज। उसका एक साल खत्म हो जाता है, लेकिन एक दिन खत्म नहीं होता। एक साल खत्म हो गया उसका, एक साल जो है 224 दिन का ही होता है, और एक दिन होता है 243 दिन का।
मतलब एक साल बीत गया लेकिन यहाँ पर में यार वो आई नहीं, आज दिन पूरा बीत गया वो आई नहीं, ठीक है, एक साल के बराबर समय बीत गया पूरा। ऐसा जो है नहीं कि वो दिल जले आशिक टाइप के जो होते हैं वैसा वाला, कि भाई पूरा साल बीत गया लेकिन एक दिन नहीं बीता, क्योंकि उसने उस दिन आने का वादा किया होगा उसको। तो वो होता है ना कि भाई आया नहीं तो वो समय नहीं कट रहा है, वैसा वाला हो कुछ तो भी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आपको याद रखना है कि कौन सा वाला प्लेनेट ऐसा है जिसका एक साल एक दिन से भी, मतलब जिसका एक दिन एक साल से भी बड़ा है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए आप लोगों से तो शुक्र ग्रह का जो है, ठीक है, ये है, ये याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज याद रखेंगे आप लोग। आपको पता है कि बिहार के अंदर में आपका पीआरटी की जो एग्जाम होती है उसके अंदर में आप लोगों से महानदी के ऊपर में जो बांध बना हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया था आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर में स्थित है ये बोला गया है अगर आपको, तो हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के ऊपर में बना हुआ है आप लोगों का, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के ऊपर में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूँ पूरी की पूरी, जो आप लोग याद रखोगे। जैसे यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, भाखड़ा नांगल डैम जो है आप लोगों का बांध आपका यहाँ पर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर है। वैसे है हिमाचल प्रदेश वाले साइड में, बॉर्डर पर है लेकिन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाली साइड में बॉर्डर के ऊपर में। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है आपका सतलज नदी के ऊपर में है। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और सलल बांध, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको सलल वाले को तो बहुत अच्छे से याद रखो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सलल प्रोजेक्ट जो है किसके ऊपर में है याद रखना है आप लोगों ने, चेनाब नदी के ऊपर में सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, चेनाब नदी के ऊपर में, याद रखो। सभी लोग लिखेंगे सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है आप लोगों का कहां पर में है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, चेनाब नदी के ऊपर में। आगे मैं और भी बताता हूं आप लोगों को, टेहरी बांध जो है भागीरथी नदी के ऊपर में आप लोगों का, हीराकुंड डैम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महानदी वाला, ओके। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है आप लोगों की जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहाँ पर मैं आप देख सकते हो हीराकुंड डैम आप लोगों को उड़ीसा के अंदर में है, महानदी के ऊपर में, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम जो है आप लोगों का आप देख सकते हो सतलज नदी के ऊपर में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर, हिमाचल प्रदेश वाले साइड के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। कोयना डैम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, कोयना नदी के ऊपर में बना हुआ है ये, महाराष्ट्र में। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ओके। पूरा का पूरा हिंदी में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप यहां से देख सकते हो। ये काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने हिंदी में मांगी थी लिस्ट। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आज आपको जो है टेलीग्राम के ऊपर में, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में और टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में आप लोगों को ये हिंदी में भी मिल जाएंगी अब, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टीजीटी के अंदर में आया हुआ था 2013 वाले एग्जाम के अंदर में, तत्वबोधिनी सभा। एक और चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स, तत्वबोधिनी पत्रिका भी पूछा जाता है, पत्रिका, ठीक है, पत्रिका, ठीक है। तो तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वबोधिनी सभा दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आंसर जो है ये आपका सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर के पप्पा जी थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 के अंदर में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के जो है ये सहयोगी थे। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद में इन्होंने ही उनका काम आगे बढ़ाया। तो राजा राम मोहन रॉय के बाद में काम आगे बढ़ाने का काम किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। चलिए तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मैं देखिए आत्मीय सभा और ब्राह्मो समाज, इसकी स्थापना जो है ये तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक है। लेकिन तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, इसकी स्थापना जो है फ्रेंड देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, और कर्नल ओलकोट, इन्होंने इसकी स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जल्दी आप लोग कमेंट में लिखेंगे कब की थी और कहाँ की थी। ये जो जगह है ना, ये कलकत्ता के पास पश्चिम बंगाल के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सर सलल डैम आया था मेरे शिफ्ट में बीएस टेट में। फरहात ने आप लोगों के लिए एक और मोटिवेशन दे दिया है। देखिए फरहत ने बताया यहाँ पर में कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर में सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में जो पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि चेनाब नदी के ऊपर में सलल, फरहत प्लीज एक बार ये बता देना कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्या वो पूछा था कौन से राज्य में है, या नदी पूछा था, या नदी पूछकर जो है आप लोगों से डैम पूछा था? प्लीज एक बार वो भी बता दीजिए, बच्चों को और ज्यादा मोटिवेशन यहाँ पर में मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। ये चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को याद रखना है।
वेयर इज सलल डैम, अच्छा चलो ये बहुत अच्छी बात है, वेयर इज सलल डैम, चेनाब नदी के ऊपर में फ्रेंड जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर मैं आप लोगों से पूछा गया है वेलन वगाई शाला भोग देवदान पल्ली चंदनम, ये पल्ली चंदनम जो है ना फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बेसिकली ये करवा रहा हूँ यहाँ पर मैं, जो हम लोगों ने डाला हुआ है पल्ली चंदनम जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये किसको दिया जाता था, जैन संस्थाओं को दिया जाता था, ये आप लोग याद रखिए, बाकी का आप लोगों को धीरे धीरे याद हो रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। पल्ली चंदनम, ठीक है, जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि थी। अब मुझे अगर एग्जाम में एलिमिनेट करना हो तो मैं तो ये इससे करूंगा, देवदान मंदिरों को दी जाने वाली और शाला भोग स्कूल के लिए दी जाने वाली, दो की जोड़ी जो है वो दो के साथ में ही लगने वाली है, और तीन की जो जोड़ी है, ठीक है, वो लगने वाली है चार के साथ में, ठीक है, तीन की चार के साथ, दो की दो के साथ में ही लगेंगी, तो 2 4, ठीक है, 2 4 एक ही जगह पे दिया हुआ है यहाँ पर मैं डी में, ठीक है। चलिए तो ऐसे आप लोग कर सकते थे। वेलन वगाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, विलन वगाई जो है आप लोगों को याद रखना है, नॉन ब्राह्मण जो किसान है उनको दी जाती थी। एस्टेट के अंदर में आया था ये वाला क्वेश्चन, विलन वगाई वाला, विलन वगाई किसको दी जाती थी, विलन वगाई, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो विलन वगाई गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाने वाली भूमि, शाला भोग विद्यालय के लिए दी जाने वाली, देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई, और पल्ली चंदनम जैन संस्थान को, पल्ली चंदनम लिख दो सभी लोग, ठीक है, पल्ली चंदनम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेलन वगाई दो लिख दो, क्योंकि शाला भोग और देवदान तो आप लोग एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन अगर सिंपल एक लाइन वाला क्वेश्चन आया तब आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से अभी से कर लो, ठीक है। चलिए सभी लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में यहां पर मैं आंसर, ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग फ्रेंड्स। ये पल्ली चंदनम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि चोल काल के समय में, तो चोल समय काल के अंदर में अलग अलग नाम थे इनके, ब्रह्मदेह का मतलब होता है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, वेलन वगाई गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा ग्रह दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता है। देखिए कितना प्यारा सा जीएफ यहाँ पर में लगा हुआ है एनिमेशन आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। केवल दो ही ग्रह है जो क्लॉक की दिशा में घूमते हैं। जब जब घड़ी देखो तब तक इन दो प्लैनेट्स को याद जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बाकी के जितने भी ग्रह है वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और केवल दो ग्रह ऐसे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, वो है वीनस, ठीक है, वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस, ठीक है। ये दो प्लैनेट ऐसे हैं आप लोगों के जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं अलग दिशा के अंदर में। तो यहां पर में जो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को, वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वीनस, शुक्र ग्रह, ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहां पर में आप लोग देख लीजिए कि जितने भी यहां पर में प्लैनेट्स है आप लोग देख रहे हो कि उनकी घूमने की दिशा आपको दिख रही होंगी यहां पर में, ओके। वीनस आप देखिए यहां पर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और यहाँ यूरेनस जो है ये आप लोगों का जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में घूमता है, क्योंकि वो टेढ़ा है, यहाँ पर में टेढ़ा है वो, ओके, पूरा ऐसा लेटा हुआ है ना, इसी वजह से वो आपको क्या दिखता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में घूम रहा है। बस ये चीज है जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है यहाँ पर में, ओके। बाकी एक्सिस के ऊपर में टिल्ट किसका कितना है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ओके। तो हमारी पृथ्वी जैसे आपको पता है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसी है ना हमारी पृथ्वी, तेरी झलक अशरफी वाला, ठीक है, झुकी झुकी सी हमारी पृथ्वी, पहले खड़ी थी ऐसी, कुछ आगे टकराया होगा, झुक गई ऐसी 23.5 डिग्री, और इसी की वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता पता नहीं, हम भी नहीं होते। चलिए, लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सबसे ज्यादा टिल्ट किसका है, सबसे ज्यादा टिल्ट, ये पूरा उल्टा हो गया ऐसा घुमा के, इतना कुछ जोर से आके टकराया उससे कि 177 डिग्री जो है वो घूम गया ये वीनस। और उसके बाद में बारी आती है, ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों का, ठीक है, यूरेनस की, करीब करीब जो है 98 डिग्री वो झुका हुआ है, 98 डिग्री झुका हुआ है, ओके, 98 डिग्री यूरेनस। वो आप और वाला नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है, और वाला नहीं करना है आप लोगों ने, वो उल्टा अगर गिनोगे तो वैसा दिखता है वो, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों ने ये वाला रखना है याद, ठीक है। 97.8 डिग्री, आप 98 डिग्री बोल सकते हो उसको अप्रोक्सीमेटली, जो झुका हुआ है ये। तो सबसे ज्यादा वीनस और यूरेनस, और यही जो है दो आप लोगों के जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, एक है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और एक है आप लोगों का गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। अब कुछ लोग नए होंगे सर, वो बोलेंगे सर क्या बोला, एक बार फिर से बोलो, ठीक है। तो गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, ये इतना बड़ा शहर का नाम है गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम। वहां पर में भी एक बृहदेश्वर मंदिर है। तो थंजौर की अगर बात करा जाए कि थंजौर में किसने बनाया था, तो थंजौर वाला बनाया था राज राजा ने,
राज राजा वन ने, चोला राजा थे राज राजा वन। और गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर में किसने बनाया, ये अगर आप लोगों से बोला जाए तो गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर में उनके बेटे ने बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था राजेंद्र वन। राजेंद्र वन, राजेंद्र वन, ठीक है। तो दोनों के दोनों लिखेंगे सभी के सभी, ठीक है। दोनों पॉइंट्स मेरे को चाहिए अभी के अभी आप लोगों से लिख के। राज राजा वन ने तंजौर के अंदर में बनाया था, तंजौर के अंदर में बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। और उसी नाम से बृहदेश्वर मंदिर नाम से ही गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर में, इतने बड़ा जो नाम है आपका, इसके अंदर में किसने बनाया था, राजेंद्र वन ने बनाया था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में आ सकता है ये आप लोगों का, ठीक है। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने भी अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आगे में भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप लोग बताएंगे, यहां क्या पूछा है आप लोगों से और आप लोगों का आंसर क्या होगा वो आप लोग मेरे को बताएंगे कि आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हो बृहदेश्वर टेम्पल है आपका तंजौर के अंदर में फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो यहाँ शिखर है ना ये बहुत ऊंचा है, आप देख रहे हो, ओके। नाउ अगर हम बात करें फ्रेंड्स और दूसरी मंदिरों की, जैसे कैलाश टेम्पल आप लोगों का DSSB PRT के अंदर में पूछा गया था, तो कृष्णा वन ने बनाया था, राष्ट्रकूट राजा थे कृष्णा वन, और राजराजा चोल प्रथम जो थे उन्होंने तंजौर के अंदर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए पोल मैंने आप लोगों की तरफ में दे दिया है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग जो है यहाँ पर मैं आंसर कर सकेंगे, ठीक है। सर वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, तो वैदिक सभ्यता जो है आप लोगों की अगर देखा जाए तो वो सप्त सैंधव नदियाँ जो है ना उस नदी के तट के ऊपर में विकसित हुई थी, सप्त सैंधव, ठीक है। सप्त सैंधव का मतलब होता है सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियाँ और एक आपकी सरस्वती नदी, जिसको आप लोग घग्गर हाकरा नदी के नाम से भी जानते हो। तो सप्त सैंधव 7 नदियों का समूह बोला जाता है। तो 5 सहायक नदियां सिंधु की, और सिंधु अकेली खुद एक 6 हो गई, और एक सरस्वती नदी, तो सप्त सैंधव उस इलाके में ऋग्वैदिक काल के अंदर में। उत्तर वैदिक काल जो था ना आपका, उत्तर वैदिक काल जो था मतलब ऋग्वेद के बाद वाला जो समय काल था, ऋग्वेद बन चुका था, ठीक है। तो सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद जब बन रहा था आप लोगों का और बाकी की जो चीज़ें हो रही थी, उस समय काल में गंगा और यमुना का जो दोआब वाला इलाका है उधर साइड शिफ्ट हो गए थे वैदिक लोग। तो देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओयाशियो पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक गर्म महासागरीय धारा है। अगुलहास धारा हिंद महासागर की गर्म धारा है। अगुलहास धारा, अगुलहास करंट, ठीक है, हिंद महासागर की गर्म धारा है। तो पानी के अंदर में जो पानी समुद्र में जो पानी बहता है ना उसको करंट या धारा बोलते हैं, जल धारा है। तो अगुलहास जो है फ्रेंड्स आप लोगों का गर्म पानी की धारा है और इंडियन ओशियन में बिल्कुल सही है ये वाला, ये तो बिल्कुल सही है। आप लोगों से इनकरेक्ट वाला पूछा है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, आप लोगों से इनकरेक्ट वाला पूछा है तो ध्यान आप लोगों ने देना है, इनकरेक्ट वाला आप लोगों से पूछा है, इनकरेक्ट वाला, ठीक है। ओयाशियो एक वार्म करंट है बोल रहा है आप लोगों से, जो कि पश्चिमी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर में। ओयाशियो और कुरेशियो, ठीक है, ये 2 करंट है आप लोगों की। ओयाशियो जो है ना फ्रेंड्स ये आप लोगों की कोल्ड करंट है, ओयाशियो, ओयाशियो कोल्ड है, और कुरेशियो जो करंट है आप लोगों का ये वार्म है आप लोगों का। तो पहला वाला आप लोगों का गलत है। अब आप लोगों को दोनों से मैं जो है वो परिचित करवा देता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग यहां पर मैं, ठीक है, ठीक है। दो करंट से आप ध्यान से सुनिए यहां पर मैं। ये पश्चिमी, ये आप लोगों का प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में 2 भाग में बांट सकते हो। अगर आप लोगों देखोगे इक्वेटर के ऊपर में जो प्रशांत महासागर है उसको उत्तरी प्रशांत महासागर बोल सकते हैं, और इक्वेटर के नीचे वाले को दक्षिणी प्रशांत महासागर। वैसे वो है एक ही, लेकिन जस्ट हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए उसको 2 भाग में बांट दिया। उत्तरी प्रशांत महासागर में भी पश्चिमी साइड में आ जाओ आप लोग, वेस्टर्न साइड में, यहां पर मैं आपको मिलेगा जापान, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जापान है, ये वाला है जो हिस्सा है ना जहां पर मैं अभी फिंगर को मूव कर रहा हूं, ये आप लोगों का जापान है। जापान के तट में ऊपर से नीचे की तरफ में जो आ रही है करंट, पानी की धारा, ये ओयाशियो करंट है, और ये पोल की तरफ से नीचे की तरफ में आ रही है, इसी वजह से इसको कोल्ड करंट बोल सकते हो आप, ठंडी धारा। ओयाशियो करंट ठंडी धारा है। और अगर मैं बात करूं कुरोशियो करंट की, तो कुरोशियो जो है आप लोगों की ये गर्म धारा है, इक्वेटर से पोल की तरफ में जाने की कोशिश कर रही है। जब यहां पर में दोनों मिल जाते हैं, गर्म और ठंडा मिल जाता है यहां पर में, अपोजिट अट्रैक्ट, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर में क्या होता है, मछलियाँ जो है उनको बहुत ज़्यादा निमाया निमाया पानी, गुनगुना पानी बन जाता है और उनको मस्त यहाँ पर में मज़ा आती है। तो यहाँ पर में मछलियाँ जो है
हनीमून मनाने आती है। मैं बेसिकली बोल सकते हो यहाँ पर मैं मछलियों का प्रजनन के लिए बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पर में, और मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो फिशिंग के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है यहाँ पर में, जहाँ पर में ये गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता है। मछलियों की ब्रीडिंग के लिए अच्छा ग्राउंड माना जाता है। और यहाँ पर में जो एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पर में वो हो जाता है फॉगी फॉगी सा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कोहरा कोहरा टाइप का हो जाता है, क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी मिल रहा होता है वहाँ पर में, इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओयाशियो को कुराइल करंट भी बोला जाता है। तो कुराइल अगर आ जाए कभी तो प्लीज़ ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ओयाशियो करंट का एक और नाम क्या है? ओयाशियो का नाम है कुराइल। कुरोशियो अलग है, कुराइल अलग है। ओयाशियो का नाम है कुराइल। ओयाशियो को कुराइल करंट जो है करंट भी बोलते हैं। प्लीज़ इसको भी लिखिए आप लोग, सभी लोग, ठीक है। तो ओयाशियो को ही आप लोग क्या बोलते हो? ओयाशियो करंट को ही आप लोग जो है, ओयाशियो करंट को ही आप लोग कहते हो फ्रेंड्स कुराइल करंट, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ओयाशियो करंट आपका ठंडी धारा है, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग के अंदर में ओयाशियो, ठीक है। तो यहां पर मैं ओयाशियो को क्या बोला है? ओयाशियो को यहां पर मैं गर्म बोला है, जो कि गलत है। ओयाशियो ठंडी धारा है, ठीक है, ठंडी धारा है ये, ना कि गर्म। ये इसी वजह से पहला वाला गलत है, और आपसे गलत वाला ही पूछा है कि गलत वाला कौन सा है, तो गलत वाला पहला है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितने लोगों का सही हुआ ये बता दो मेरे को, ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ? केवल 24% लोग थे जिन्होंने ए आंसर लगाया है, ठीक है। वेरी गुड शिखा शुभम गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। ओयाशियो को ही कुराइल करंट कहते हैं, ऐसे ही लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर में, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ। इस लिस्ट को आप लोग अपने पास में संभाल के रख सकते हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में अटलांटिक महासागर की जो इंपॉर्टेंट वाली धाराएं है जो आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है, अंगोला धारा, एंटीलस धारा, बेंगुएला धारा, ब्राजील जो करंट है आप लोगों की, ठीक है, केप हॉर्न धारा, कैरेबियन धारा, फॉकलैंड धारा, फ्लोरिडा वर्तमान जो लिखा है ये एक्चुअली धारा है ये, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, धारा, ठीक है, धारा आप लोगों की उत्तरी अटलांटिक धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा, ये है आपकी। कुरोशियो करंट आप लोगों की, कुरोशियो धारा, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, कुरोशियो करंट, ठीक है। आप लोगों का बाकी आप लोगों का जो है कुराइल करंट है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा वो ठंडी धारा है आप लोगों की। तो कुरोशियो करंट गर्म है, कुराइल करंट या ओयाशियो करंट जो है वो ठंडी है आप लोगों की। तो प्लीज ये थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स है आप लोगों की जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। सीटेट में अच्छे नंबर आए सर आपकी वजह से, चलो मोनिका मीना जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। चलिए 600 प्लस करना है गाइस, जल्दी जल्दी से, पीहू भी बोल रहे तो जल्दी जल्दी से करते रहेंगे आप लोग। टेलीग्राम के ऊपर में सेंड कर देना सर प्लीज, तो लिनिशा जी बिल्कुल कर देंगे उसको, डोंट वरी। तो देखो फ्रेंड्स, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। आप लोगों से इस तरीके का क्वेश्चन भी एक पूछा गया था, आपको याद होगा, जिसके अंदर में बोला गया था आपसे कि बताइए कि कुमाऊं हिमालय किसके बीच में पड़ता है। तो कुमाऊं देखो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय आपका। पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदी के किनारे पर है, ठीक है, सिंधु और सतलज नदी, ठीक है। तो ये याद रखना हम आप लोगों ने, सी की जोड़ी जो है वो 1 के साथ में लगने वाली है आप लोगों की, क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है वो आप लोगों का है पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आता है कुमाऊं हिमालय, वो आता है सतलज नदी से आपका काली नदी तक। तो सतलज से काली नदी तक है आपका ये। तो एक ही जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगने वाली है आप लोगों की, एक ही जोड़ी 4 के साथ में। फिर उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है आप लोगों का ये होता है फ्रेंड्स काली नदी से तीस्ता नदी तक, काली से तीस्ता, तो बी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी। और फिर आता है आसाम हिमालय आपका, जो कि तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा मैचिंग भी लगाते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा आराम से कर सकते थे, ठीक है, 3 के साथ में लगेंगी। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने सही किया था ये भी बता देंगे हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से, ओके। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर 4 भी आप लोग बोल सकते हो। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की जो सिंधु नदी है आपकी, ठीक है, वहां से लेकर सतलज नदी के बीच वाला जो हिमालय है पूरा, इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। सतलज नदी से लेकर ये काली नदी जो है, जो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, कुमाऊं हिमालय उसको कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो भारत का उत्तराखंड और नेपाल जो देश है उसके बीच में ये बॉर्डर बनाती है काली नदी। फिर काली नदी से लेकर आप लोगों का यहाँ पर में जो तीस्ता नदी है वहां तक के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का जो एरिया है वहां पर में हम लोग कहते हैं इसको आसाम हिमालय, ठीक है।
इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। जिन भी लोगों का सही हुआ है उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आप लोग इसको याद रखना है, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? पूरे सौर मंडल के अंदर में सबसे गर्म ग्रह कौन सा मिलेगा आप लोगों को? ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये है वीनस। वैसे ये दूसरे नंबर का ग्रह है, सेकंड नंबर का है। अगर पृथ्वी सूरज से दूरी के मामले में बात की जाए तो पहले नंबर पे मर्क्यूरी आता है, दूसरे नंबर पे आता है वीनस। तो मर्क्यूरी सबसे गर्म होना चाहिए था, लेकिन वीनस सबसे ज़्यादा गर्म इसीलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां पर में हो जाता है, हीट आती तो है, जा नहीं पाती, जिसकी वजह से वीनस जो है गरम 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 होता जा रहा है। तो वीनस जो है दूसरे नंबर का है, फिर भी मर्क्यूरी के मुकाबले में ज़्यादा गर्म है। ठीक है, मर्क्यूरी के मुकाबले में ज़्यादा गर्म है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इसके ऊपर में क्या है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस वजह से ये गर्म हो गया इतना ज़्यादा। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर में है, फिर भी आप देखोगे, ठीक है, सेकंड नंबर पे होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा आपका गर्म ग्रह है वीनस। सभी लोग लिख देंगे शुक्र ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। और क्यों गर्म है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होने के कारण। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कौन सा एक जो है मॉडल था जिसके ऊपर में आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, जिसके ऊपर में बोला जाता है कि भाई जिस देश का जो सबसे प्राथमिक क्षेत्र है, मतलब जो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ के ऊपर में डिपेंडेंट है उस चीज़ को पहले बढ़ावा दो। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल ने बोला था हमारे भारत के अंदर में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर में आधारित थी, ये आप लोगों को याद रखना है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल के ऊपर में आधारित थी, सेकंड वाली। ठीक है, सेकंड वाली जिसमें इंडस्ट्रीज के ऊपर में बढ़ावा दिया गया। इसी को आप लोग जवाहरलाल नेहरू और महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। JL नेहरू महालनोबिस मॉडल, मतलब दोनों ने मिलकर बनाई थी इस वजह से। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सेकंड वाली जो थी महालनोबिस मॉडल या फिर महालनोबिस जवाहरलाल नेहरू मेथड मॉडल इसको बोला जाता है। प्रथम वाली पूछी है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1951 से लेकर 56 तक थी और एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताऊं यहाँ पर में, ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 के बीच में हुई थी, फोकस कृषि पे था। इस योजना ने 3.6% का जो विकास लक्ष्य था वो हासिल कर लिया था। 3.6% की दर से हम लोग आगे बढ़ गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर में 4.1% की जो GDP ग्रोथ रेट है उसको हम लोगों ने हासिल किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स विफल साबित हुई क्योंकि 1962 के अंदर में आप लोगों को पता है कि हमारा चीन के साथ में युद्ध हो गया और 1965 में पाकिस्तान के साथ में। तो भारत चीन का युद्ध हो गया, फिर पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो गया हमारा। ठीक है, अकाल पड़ा इस समय के अंदर में। इसी समय के अंदर में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो विफल साबित हुई आप लोगों की। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल क्यों हुई? युद्ध के कारण। ठीक है, सूखा वगैरह पड़ा था इस समय के कारण। भारत के लीडरशिप में बार बार चेंजेस आए। आपको पता है कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद में। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल साबित हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आप लोगों की कुछ समय के बाद में आई, 1969 से आई थी और आत्मनिर्भरता के ऊपर में इस पर बल दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये इंग्लिश में भी आप लोग इसको पूरा का पूरा देख सकते हो। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के अंदर में कितने राजवंश हुए थे? तो टोटल जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, दिल्ली सल्तनत के अंदर में 5 राजवंश हुए हैं। टोटल 5 राजवंश हुए हैं, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने शासन किया है तो वो तुगलक वंश ने किया है, सबसे लॉन्गेस्ट समय तक, लॉन्गेस्ट, ठीक है, समय तक। और शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर में किसने शासन किया है? खिलजी वंश ने, केवल और केवल जो है 30 ईयर्स तक, 30 साल तक इस वंश ने शासन किया है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी या फिर इल्बरी तुर्क वंश भी कहा जाता है आप लोगों का। दूसरा वंश था खिलजी वंश, सबसे कम समय इसने दिया है, सबसे कम समय के लिए था, केवल 30 ईयर्स के लिए। सबसे ज्यादा समय तक के लिए था तुगलक वंश, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए 94 ईयर्स के लिए। ठीक है, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश जो है लास्ट वाला था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लास्ट। और फर्स्ट कौन सा था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। इनकी जो है ना यहाँ पर में क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद और लोधी वंश। ठीक है,
तो प्लीज इसको आप लोग याद रखेंगे सभी, कौन सा सबसे लंबे समय तक और सबसे कम समय तक, पहला वाला कौन सा था, आखिरी वाला कौन सा था, सेकंड लास्ट वाला कौन सा था, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? दादा भाई नौरोजी जो है इनमें से कौन से वाले अखबार के संपादक थे? एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक का बटन जरूर दबा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। तो दादा भाई नौरोजी इनमें से कौन से वाले अखबार के संपादक थे, ये आप लोग बताएंगे पर्टिकुलरली। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, भारत के अंदर में राष्ट्रवाद के जनक इनको बोलते हैं। इंडियन ग्लैडस्टोन भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ग्लैडस्टोन करके एक प्रधानमंत्री हुए थे ब्रिटेन के अंदर में, तो उनकी तुलना दादा भाई नौरोजी के साथ में की जाती थी। ओके, ये याद रखेंगे। बंगाल गैजेट, संवाद कौमुदी, राष्ट्र गोफ्तार, सोम प्रकाश, कौन से वाले न्यूज़पेपर को निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गोफ्तार नाम से जो न्यूज़पेपर था उसको निकाला था, राष्ट्र गोफ्तार, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि महान बूढ़ा व्यक्ति किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी इनको कहते हैं हम लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे, और भारतीय ही नहीं, पहले एशियन व्यक्ति थे पूरे के पूरे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। राष्ट्र गोफ्तार नाम से एक अखबार था जो इंग्लिश और गुजराती भाषा में निकलता था बॉम्बे में, ठीक है, वो उन्होंने निकाला था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम से थ्योरी। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अरे कहा गया भाई, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वाली जो बुक है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर में ये थ्योरी दी थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, भारत से पैसे को निकाल के लेकर जा रहे हैं, ड्रेन हो रहा है, ठीक है, धन का निष्कासन हो रहा है, निकाला जा रहा है धन भारत से। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। भारत में कितने राज्यों की तट रेखा है? तट रेखा, राज्यों की बात हो रही है, और सबसे लंबी तट रेखा किसके पास में है ये भी आप लोग बता देंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमारे भारत में जो राज्य है उनमें से कितने राज्यों के पास में तट रेखा है, तो टोटल 7 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में तट रेखा है, ठीक है। टोटल 7 राज्य आप लोगों के जिनके पास में तट रेखा है आप लोगों की, ये भी रखना है आप लोगों ने। बताओ, और सब लोग लगाने भी लगे, ठीक है। यहाँ पर में जो है आप लोगों का ऑप्शन के अंदर में ए, बी, सी और ये डी होना चाहिए। यहाँ पर में 9 राज्य जो है फ्रेंड्स टोटल आप लोगों के हैं जिनके पास में तट रेखा है। ये थोड़ा सा याद रखोगे आप लोग। कौन कौन से राज्य मेरे साथ साथ में देखते जाओ। यहाँ पर में गुजरात है आपका, ठीक है, महाराष्ट्र है आप लोगों का, यहाँ पर में गोवा है छोटा सा, कर्नाटक है आप लोगों का, कर्नाटक, और यहाँ पर में केरल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर में हो गए 5, ठीक है। यहाँ पर में आप देख सकते हो तमिलनाडु है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर में आएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, फिर आएगा उड़ीसा, और फिर आएगा आप लोगों का पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर में हो गया 4, तो 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में तट रेखा है। सबसे लंबी तट रेखा अगर बात की जाए तो गुजरात के पास में है। तो टोटल राज्य 9 हैं जिनके पास में तट रेखा है, और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आप लोगों का गुजरात। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि सबसे लंबी तट रेखा वाला यूनियन टेरिटरी कौन सी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार जो है ये सबसे बड़ी तट रेखा वाली यूनियन टेरिटरी है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ऐसी टोटल 4 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है जिनके साथ में तट रेखा लगती है। 4 यूनियन टेरिटरीज, 4 यूनियन टेरिटरीज। ये 4 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? एक तो आप लोगों का लक्षद्वीप है, पूरा का पूरा ही वो उसमें है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर के अंदर में है, ओके, पूरा का पूरा ही इसमें है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये बंगाल की खाड़ी में है, पूरा का पूरा समुद्र के अंदर में। तीसरा वाला जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है पुद्दुचेरी, ठीक है, पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी, ठीक है। और एक और है, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव। ये पूरी एक यूनियन टेरिटरी हुई। पहले ये 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब ये एक हो गई है। तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये पूरी यूनियन टेरिटरी, पुद्दुचेरी एक यूनियन टेरिटरी,
अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, इन ये यूनियन टेरिटरी है जिनके पास में तट रेखाएं है आप लोगों की। इनमें से भी सबसे बड़ी तट रेखा किसके पास में है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में है। केबीसी के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी तट रेखा किसके पास में है, तो अंडमान एंड निकोबार के पास में। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता भी दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अगर राज्य पूछे तो गुजरात के पास में सबसे बड़ी तट रेखा है। अगर ओवरऑल पूछे आपसे राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला के, तो अंडमान निकोबार के पास में सबसे बड़ी तट रेखा है। अगर अंडमान निकोबार रहा ऑप्शन में तो आपने अंडमान एंड निकोबार लगाना है आंसर, क्योंकि राज्य से भी बड़ी जो है अंडमान निकोबार के पास में तट रेखा है आप लोगों की, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट है उसके तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा इसका डेटा। Who was the permanent president of Constituent Assembly? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब स्थायी अध्यक्ष पूछा है मतलब कोई ना कोई टेम्पररी अध्यक्ष भी रहे होंगे, प्रोटेम अध्यक्ष या टेम्पररी अध्यक्ष। तो टेम्पररी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, केवल 2 दिन के लिए बने थे, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 11 दिसंबर 1946 तक। और 11 दिसंबर के दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन कर लिया गया और ये परमानेंट अध्यक्ष बन गए, ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो परमानेंट अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे संविधान सभा के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, ओके, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे, जो कि सुपर टेट के अंदर में पूछा गया था, यूपी सुपर टेट के अंदर में, हो सकता है आप लोगों से भी पूछ लिया जाए, तो टेम्पररी अध्यक्ष या फिर जो है आपके आप लोग बोल सकते हो कि प्रोटेम अध्यक्ष भी बोला जाता है उसको, प्रोटेम, ठीक है, प्रोटेम, ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसा भी लिखा जाता है उसको। ये फ्रांस से ली गई पद्धति थी प्रोटेम शब्द, तो प्रोटेम प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। तो प्रोटेम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ओके। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों का क्वेश्चन जो आप लोगों ने ध्यान रखना था, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स, तो टीचिंग परीक्षा का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बिहार के जो कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए या वो ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग, DSSB का ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग, या सीटेट के बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो अभी न्यूली बैच लॉन्च्ड बैचेस है आप लोगों के सीटेट के, उसको ज्वाइन करना चाहते हो, यूपी सुपर टेट, ये सारी चीज़ें ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स सिंपली 7611101101 इस नंबर के ऊपर में कॉल कर सकते हो, या फिर 96978844 इस नंबर के ऊपर में भी कॉल कर सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, ओके। बाकी आप लोग की कोई अगर क्वेरी है तो आप लोग जो है फ्रेंड्स इस सेशन के कमेंट के अंदर में डाल सकते हो। लेक्चर कैसा लगा वो भी आप लोग जरूर बताइए, सेशन को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को लगता है कि और भी आप लोगों के लिए इस तरीके के सेशंस लिए जाने चाहिए, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट की लिंक, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा लाइव देखता है ना इस सेशन को, उसको टेस्ट भी दी जाती है, वो टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए टेस्ट दे रहा हूँ, इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए, आज जो मैंने पढ़ाया उसी पर आधारित रहेंगी। इसका रिजल्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में मिल जाता है, आपका स्कोर कितना रहा, आपकी रैंकिंग कितनी रही, सब आपको पता चल जाता है उसके अंदर में, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करके आप लोग उसके ऊपर में रिजल्ट भी जरूर देखा करो आप लोग सभी लोग। मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर रहा हूँ, लिंक आप लोगों के पास में आ गई है फ्रेंड्स, मैंने कमेंट ये जो चैट बॉक्स है आप लोगों का वहां पर मैं इसको पिन भी कर दिया है, ओके, आप लोगों के पास में। तो जो बच्चा लाइव देखता है उसको यहाँ पर में दिया जाता है, तो लाइव जरूर आइए आप लोग, पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बाकी जो है हम लोग मिलते हैं कल वाले सेशन के अंदर में हमारे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यूपी परीक्षा के ऊपर में भी आप लोगों का आज 9:30 बजे लेक्चर होने वाला है, तो यूपी परीक्षा के ऊपर में भी जरूर जुड़िए आप सभी लोग, ओके। तो यूपी परीक्षा के सेशन आप लोगों को पता ही है कि यूपी परीक्षा के ऊपर में मैं आप लोगों की रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोगों को पूरा क्रैश कोर्स जो है जिसके अंदर में हिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स हम लोग वहाँ पर में कर रहे हैं यूपी एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके बाकी की एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो आप लोग जरूर जुड़िए उसके ऊपर में, ठीक है, जिसके अंदर में आपसे आपकी रिवीजन होती रहेंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। थैंक यू बिंदास इंडियन जी, थैंक यू वेरी मच।